सबसे पहले मैं दो लड़ाइयाँ लड़ रहा था, एक अपने घर में और दूसरी बाहर। मैं घर से निकाल दिया गया शाम को। मैं जाकर रोडवेज पर खड़ा हो गया। वहाँ मेरा एक दोस्त मुझे मिला, वो मुझे पिलखवा एक फैक्ट्री में ले गया। असल जिंदगी की शुरुआत मेरी यहाँ से होती है जब मुझे घर से निकाला गया। मुझे वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ तो मैं सिर्फ लेबर का काम कर सकता हूँ। जब टीटी मेरे पास आया तो उसने जूते की नोक से मुझे हटाकर कहा, साले ऐसे ही लड़के जेब काटते हैं। पापा ने कहा कि तूने मेरा नाम खराब कर दिया, तूने मुझे समाज में कहीं रहने लायक नहीं छोड़ा। मन आया कि ट्रेन से कूद के जान दे दे। नमस्कार, मेरा नाम गौरव किशोर शर्मा है। मैं जिला बुलंदशहर का रहने वाला हूं। मैं सी10 न्यूज में सोशल मीडिया हेड और एंकर हूं। आप लोगों ने जो ग्राफिक्स देखे हैं वहां से लेकर के और आज एक सी10 न्यूज चैनल में एंकर तक बनने का सफर बहुत मुश्किल रहा है। वो आप सभी को आज मैं जो स्टॉक के मंच पर बताने आया हूं। सबसे पहले मैं दो लड़ाइयां लड़ रहा था, एक अपने घर में और दूसरी बाहर। बात साल 2012 की है, जब मैं अपनी आंखों में एक बड़ा सपना लेकर बॉलीवुड में एक्टर बनने का सपना लेकर घूम रहा था कि मुझे कोई बताए कि बॉलीवुड में एक्टर कैसे बना जाता है। 12वीं पास कर ली थी। मैंने पापा को बताया कि पापा मैं बॉलीवुड में एक्टर बनना चाहता हूँ, मैं एक्टिंग फील्ड में कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। पापा ने हंसते हुए कहा, पागल हो गया है, ये बड़े लोगों का काम है, हम लोगों की मतलब की चीज़ नहीं है, हम लोगों की हैसियत से बहुत बड़ी चीज़ है। मैं फिर भी वो सपना लेकर आंखों में लगातार पापा से बोलता रहा कि पापा मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। परिवार में मुझसे बड़े 4 बहन, 3 बहन और 1 भाई हैं। चारों आज अच्छे पद पर हैं। पापा का सपना मुझे लेकर हमेशा से ही रहा है कि मैं कुछ बड़ा करूं, कुछ अच्छा करूं। मैंने पापा से कहा कि पापा प्लीज़ मेरा एडमिशन किसी ऐसी एकेडमी में कराए जहाँ मैं एक्टिंग का कोर्स कर सकूँ, मैं एक्टर बन सकूँ। लेकिन पापा ने इस बात पर सख्त नाराज़गी जताई, बहुत। मैंने भी पापा से बोल दिया कि मैं कॉलेज ज्वाइन नहीं करूँगा। तीनों बहन मेरी ज़िंदगी में मेरी माँ का किरदार निभाया है। तीनों बहनों ने मुझे समझाया, बड़े भाई ने मुझे समझाया। मैंने कहा नहीं, मैं एक्टर बनूंगा, उसके लिए पूरी मेहनत करूँगा। मैं घर से बाहर निकला, मैंने एक पोस्टर लगा देखा। उस पोस्टर पर फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जी का फोटो और बुलंदशहर के एक शख्स थे, उनका फोटो लगा हुआ था। मुझे लगा कि शायद यहाँ से मेरी जर्नी की शुरुआत हो सकती है। मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ जाके बात की। मुझे पता चला कि 1100 रुपये महीने फीस है और 200 रुपये रजिस्ट्रेशन के हैं। मैं घर आया, क्योंकि मम्मी का थोड़ा सॉफ्ट नेचर है, मम्मी मेरी बात को सुनती थी। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे 1300 रुपये दे दीजिए, मुझे मेरा एडमिशन होना है। मम्मी ने बोला कि ठीक है, किस कॉलेज में ले रहा है? तो मैंने कहा एक डांस अकेडमी है, वहाँ एक्टिंग कोर्स। मम्मी ने बहुत नाराज़गी जताई, बोली पागल हो गया है तेरे पापा, तुझे भी डांटेंगे और मुझे भी। अब नहीं मानी वो। अब मैंने लेकिन उनसे कहा कि मम्मी प्लीज़ हेल्प कर दीजिए, लेकिन नहीं, मम्मी ने भी बात करनी बंद कर दी और मैंने घर में ड्रामा करना शुरू कर दिया। 1300 रुपये जैसे छोटी रकम, जिसके पापा गवर्नमेंट टीचर हो, गांव में अच्छी खासी जमीन हो, सब कुछ हो, उसके लिए 1300 रुपये कौन सी बड़ी बात है। लेकिन मुझे नहीं दिए। मैंने एक दोस्त से उधार लिए और वहाँ एडमिशन करा लिया। अब मैं पूरा वक्त वहाँ देता था। एक प्रॉब्लम जो मुझे वहाँ सबसे बड़ी फेस हुई, जिस परेशानी का मैं सबसे ज़्यादा सामना कर रहा था, वो ये थी कि मुझे वहाँ पर सही डायरेक्शन नहीं मिल रहा था, मुझे वहाँ पर सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था। अब 2 महीने बाद पापा को पता चला कि ये पूरा दिन वहाँ जाता है, कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है। पापा, जब मैं घर आया एक दिन वहाँ से, तो पापा ने मुझे बहुत मारा। आपको शायद लग रहा होगा कि मेरे पापा मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़े विलन हैं, लेकिन सच बात तो ये है कि मेरे पापा मेरी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है। एक सबसे अच्छी बात मेरे पापा की यह है कि अगर मुझे 100 रुपये की ज़रूरत होती है तो मेरे पापा मुझे 80 रुपये देते हैं और फिर कहते हैं कि जाओ इसी में काम करो। उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो ये कि 100 रुपये का काम 80 रुपये में कैसे निकालना है, ये इसके लिए आप दिमाग लगाओगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वो जर्नी, वो संघर्ष फेस करना पड़ेगा कि आपको 100 रुपये का काम 80 रुपये में करना है। तो अपनी ज़िंदगी के असल मायनों और मुद्दों को समझेंगे, हकीकत को जानेंगे, समझेंगे, पैसे की अहमियत को आप समझेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। मैं घर से निकाल दिया गया शाम को। मैं जाकर रोडवेज पर खड़ा हो गया। वहाँ मेरा एक दोस्त मुझे मिला, वो मुझे पिलखवा एक फैक्ट्री में ले गया। असल ज़िंदगी की शुरुआत मेरी यहाँ से होती है जब मुझे घर से निकाला गया। मुझे वहाँ जाकर पता चला कि यहाँ तो मैं सिर्फ लेबर का काम कर सकता हूँ। लेकिन दिक्कत वहाँ भी आई। मैं तब 18 वर्ष का नहीं था, मेरी उम्र थी महज 17 साल। अब 17 साल के लड़के को कोई अपने यहाँ लेबर पर भी नहीं रखेगा। फिर मैंने वहाँ पर एक मोनू नाम की मार्कशीट लगाई और ये प्रूव किया कि मैं 19 साल का हूँ। मैंने गलत किया, लेकिन मेरी मजबूरी थी। लोग कहते हैं ना कि जब आपकी मजबूरी आपकी ज़रूरत बन जाए
तो फिर आप ये नहीं सोचते कि क्या अच्छा और क्या बुरा। वो गलत करना मेरी मजबूरी भी थी और मेरी ज़रूरत भी थी, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं वहाँ चला गया। वहाँ पर जब मैंने पहले दिन काम किया 12 घंटे, बदन पूरी तरीके से टूट चुका था। दिल में मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने 12वीं क्लास तक मैंने अपने घर में कभी मैंने खेतों में जाके काम नहीं किया था। मैंने घर की किसी जिम्मेदारी को नहीं समझा था। मतलब मैं घर में सबसे छोटा था और छोटे की तरह पला बढ़ा। लेकिन वो ऐसा फेज था जब मैं एक ऐसी जिंदगी को फेस कर रहा था जो संघर्ष भरी थी, जिसमें मुझे लग रहा था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, लेकिन आंखों में एक सपना था कि मुझे कुछ बड़ा करना है और सही रास्ते से बड़ा करना है। मैं वहाँ काम करा, मैंने 12 घंटे काम किया, बदन टूट चुका था, आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन आंखों में एक सपना था कि मुझे कुछ बड़ा करना है। शाम हुई, शाम होने के बाद मैंने देखा कि भाई मुझे रुकना भी है कहीं, लेकिन रुकने का कोई ठिकाना नहीं था। उस रात मैं उस जो CNC खराद मशीन थी, उस मशीन के नीचे लेट गया। जिनकी नाइट शिफ्ट थी उन्होंने रात भर खट 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 परेशान रखा। मैं सो नहीं पाया। अगले दिन ये फैसला किया कि जब मैं यहाँ हूँ तो क्यों ना काम करूँ। मैं 18 घंटे काम करना शुरू कर दिया और 18 घंटे काम करने के मुझे 180 रुपये मिलते थे और 180 रुपये में से मैं 30 रुपये खर्च करता था और 150 रुपये बचाता था। 150 रुपये रोज सेव करता था। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि जब मैं 5 दिन तक नहीं नहाया था। 5 दिन बाद जिस लड़के ने मुझे वहाँ ले गया था, जो लड़का, उस लड़के ने मुझे उस मालिक से मिलवाया। मालिक बोले तो बच्चा है, इसको कहाँ तुमने लोहे की फैक्ट्री में डाल दिया। लेकिन मैंने कहा नहीं सर, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। तो हंस के उन्होंने मुझसे कहा कि लोहे की फैक्ट्री में रह के क्या कर लेगा, तो क्या बड़ा बन जाएगा। मैंने कहा नहीं सर, अगर देखा जाए तो टाटा इस देश के सबसे बड़े लोहार हैं। उन्होंने कहा अरे तो बड़ी ज्ञान की बातें करता है लड़का। मैंने लेकिन हालत क्या बना रखी है। मैंने कहा सर 5 दिन हो गए नहाया नहीं हूँ और जाऊँगा तो पैसे कट जाएंगे। उन्होंने कहा कि तू जा, तेरे पैसे नहीं काटूंगा मैं। 5 दिन बाद मैं उस फैक्ट्री से बाहर निकला, दिल बड़ा खुश था। नहाया धोया, थोड़ा फ्रेश हुआ, 2 घंटे बाद वापस फैक्ट्री में काम करने लगा। मालिक बोले तू गया नहीं। मैंने कहा सर मैं आ गया। बोले बस खाना वाना खाया सब। उन्होंने कहा भाई इस लड़के का पूरा ख्याल रखना है। मैं उनसे ये बोलने वाला था कि सर मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है, कोई कमरा वमरा दिला दीजिए। इतने वो निकल चुके थे। अब वो निकल चुके थे तो मैं किसी और से बात नहीं कर सकता था। तो मैंने अपनी ज़िंदगी के वो 3 महीने संघर्ष भरे वही निकाले। और ये जो पैसे मैंने यहाँ से कमाए थे, उन्हीं पैसों से मेरा बुलंदशहर से लेकर मंडी हाउस तक का सफ़र तय हुआ। और यहीं से मैंने एक्टिंग और फिल्म मेकिंग के बारे में सीखा। अब मैं मंडी हाउस आने जाने लगा। शर्त ये थी कि घर में अगर रात को 9 बजे तक नहीं पहुँचे, क्योंकि पिताजी अध्यापक हैं, पूरा डेकोरम में रहते हैं, क्योंकि घर में और भी पढ़ने वाले थे और मेरी वजह से पूरी फैमिली को डिस्टर्बेंस होता था। फिर जब मैं मंडी हाउस से आने जाना शुरू कर दिया तो मैं जब घर वापस जाता था तो कई बार ऐसे 9 बजे के बाद दरवाज़ा नहीं खुलेगा, लेकिन मेरी मम्मी जगी रहती थी। वो इशारा कर देती थी ऐसे करके कि तू चला जा, पापा तेरे जगे हुए हैं, पिटाई होगी। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं घर गया, मम्मी ने इशारा कर दिया, मैं जाके रेलवे स्टेशन पर सो गया। चूँकि रेलवे स्टेशन मेरे घर के पीछे ही था तो मेरे पास एक जगह थी कि मैं वहाँ जाके सो सकता हूँ। अब मैंने वहाँ आना जाना शुरू कर दिया। मम्मी को पता था कि मेरे मन का जो सपना है वो भी बरकरार है। मैंने वो सपना ख़त्म नहीं किया है। पापा को पता चला, किसी ने बताया कि तुम्हारा लड़का तो मैंने दिल्ली जाते हुए रोडवेज में देखा था। मम्मी से पूछा। अब मम्मी पापा से झूठ नहीं बोल सकती थी। फिर पापा को बता दिया। पापा ने फिर मुझे बहुत मारा और पापा ने कहा कि तूने मेरा नाम ख़राब कर दिया, तूने मुझे समाज में कहीं रहने लायक नहीं छोड़ा। पापा ने मुझे फिर निकाल दिया। अब मैं घर से निकल के थक चुका था, परेशान हो चुका था और जो पैसे मैंने फैक्ट्री से कमाए थे ना, वो भी ख़त्म हो चुके थे। अब मैं असली सफ़र मेरा यहाँ से दूसरा शुरू होता है। घर से निकला, 75 रुपये जेब में थे। बुलंदशहर से निकला, आनंद विहार पहुँचा। आनंद विहार का उस वक्त टिकट 45 से 50 रुपये का होता था। आनंद विहार से फिर मैंने निज़ामुद्दीन के लिए बस पकड़ी। निज़ामुद्दीन आया, वहाँ पता चला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस मुंबई जाती है। मैं 3 टायर एक डब्बा था उसमें घुस गया। ये तो पता था कि भाई रिजर्वेशन होता है, टिकट होता है, लेकिन वो निकलने वाली थी तो मैं चलती गाड़ी में चढ़ गया। अब मेरे पास ना कोई ID कार्ड है, ना पहचान पत्र है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं था मेरे पास। मतलब पकड़े गए तो सीधा जेल। लेकिन मेरे पास एक आइडिया आया कि जैसे TT मेरे पास आता था तो वो अखबार के टुकड़े होते थे, मैं उनसे फर्श साफ करने लगता था। TT मेरे पास आया तो उसने जूते की नुक से मुझे हटाकर कहा, साले ऐसे ही लड़के जेब काटते हैं। मतलब मन आया कि ट्रेन से कूद के जान दे दे, लेकिन नहीं, घर पे माँ को रोते हुए छोड़ के आया हूँ। आंखों में बड़ा सपना है। रात हुई, रात होते होते भूख लगी। एक बुजुर्ग को देखा। बुजुर्ग को देखने के बाद मैंने उनसे
कहा बाबा भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? 2 पूड़ी और एक झूठी सब्जी उन्होंने मुझे दी। अंदर से स्वाभिमान मर चुका था, पूरा टूट चुका था, लेकिन शिद्दत पूरी थी। बड़ा बनने का सपना था दिल में कि मैं कुछ बड़ा करके रहूंगा, इतना कुछ कर लिया, कुछ बड़ा करना है, टेलीविजन पे आना है, मोटिव यही था। उसके बाद 2 पूड़ी खाई, खाने के बाद ट्रेन का पानी पिया और फिर ट्रेन के वॉशरूम से कमर लगाकर लेट गया। सुबह हुई, सुबह आँख खुली, मैं गोरेगांव पहुंचा। अब मुंबई तो आ गया था, ये नहीं पता था किससे मिलना है, क्या करना है। मंडी हाउस में जो सीखा था वो थिएटर एक्टिंग, फिल्म मेकिंग के बारे में जो सीखा वो सब पता था, लेकिन करना कैसे मुंबई में ये पता नहीं था। अब मैं वहां सुबह पहुंचा, शाम होते 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 मुझे प्यास लगी, मैं पानी के लिए भटक रहा था, तो पता चला मुंबई में पानी भी पैसों से मिलता है। मैंने लोगों से कहा कि मुझे बहुत तेज प्यास लगी, मुझे कुछ पैसे मिलेंगे? ऐसे मतलब सोचिए कि एक ऐसी वेल पर्सनैलिटी का लड़का जिसने टी शर्ट एक जीन्स डाली हुई है, शूज़ पहने हुए हैं, वो भीख मांग रहे थे। लोगों को लगता है मुंबई में यार मतलब या तो ये पागल हो गया या इसे कोई प्रॉब्लम है। लेकिन फिर भी शाम तक मुझे 12 रुपये मिल गए थे। 12 रुपये में मैंने बड़ा पाव, 5 रुपये के 2 बड़ा पाव आते थे, बड़ा पाव लिया, 2 रुपये की पानी की थैली ली, वो खाया और फिर मैं बैठ गया। फिर मैं वहाँ से चलता जुहू बीच पहुँचा। तबीयत ख़राब हो चुकी थी, सर्दी का समय, थोड़ा ठंड का सा माहौल था, मेरे पास सिर्फ एक टी शर्ट थी। वहाँ पहुँचा, शिवाजी पार्क में जाके बैठ गया और बहुत तेज़ रोया। मैंने क्या कर लिया गौरव? 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि तूने बहुत गलत डिसीजन ले लिया है, अब क्या करेगा? यहाँ कोई नहीं है। जो मुंबई एक ऐसी सपनों की नगरी है जहाँ करोड़ों लोग अपना सपना लेकर ट्रेन से रोज उतरते हैं, लाखों हजारों लोग उतरते हैं यही सपना लेकर कि वो एक्टर बनेंगे। मैं भी उसी भीड़ का एक हिस्सा था, लेकिन एक शक्ति थी जो मेरी मदद कर रही थी। कि मैं जब बाहर निकला, वहां शिवाजी पार्क से बाहर निकला, तो जिस बंदे से मैंने खाने के लिए कहा वो गाजियाबाद के रहने वाले थे और वहां पर फोटोग्राफी का काम करते थे। मैंने उनसे कहा तो उन्होंने मुझे गाली से नवाजा और कहा अरे अच्छी खासी पर्सनैलिटी है, ऑटो वोटो पकड़ चला। मैंने भी बोला यार व्हाट आर यू सेइंग, क्या कह रहे हो तुम, क्या समझ रहे हो मुझे? वो ऐसे पलटा, वो इंग्लिश में बोल रहा है, घना पढ़ा लिखा दिखा है, ऐसे कुछ करके उन्होंने मुझे बोला। मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आप जिस तरीके से बोल रहे हैं ऐसे बात नहीं कर सकते आप। मैंने आपसे भूख लगी, खाने के लिए पैसे मांगे, अगर दे सकते हो तो दो, वरना छोड़ो। बोले कहाँ का रहने वाला है तू? मैंने कहा बुलंदशहर से आया हूँ। किस लिए आया है? मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। हंसने लगे, और हंसने वाला सवाल भी है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं, जेब में पैसा नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं, वो एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई आया है तो मरेगा ही क्या होगा? लेकिन वो उन्होंने मुझे बताया नहीं कि वो गाजियाबाद के, उन्होंने अपने साथ ले गए, उन्होंने मुझे बड़ा पाव खिलाया, बोले काम कर तू घर वापस चला जा। मैंने कहा पैसे ही नहीं, कहाँ से जाऊँ? मतलब एक ये था कि भाई पैसे नहीं तो मैं कहाँ से वापस जाऊँ घर, आप मुझे कोई काम दे दो। बोले क्या करेगा? मैंने कहा जो काम दे दोगे। बोले कहाँ रहेगा? मैंने कहा यही शिवाजी पार्क में। बोले रात को आएंगे पुलिस वाले उठा के भगा देंगे। मैंने कहा तो तुम कहाँ रहते हो? वहाँ रह लूंगा मैं। बोले अच्छा गले पड़ रहा है। मैं गले नहीं पड़ रहा हूँ भाई, जब तुमने खाने के लिए दिया है तो रहने के लिए भी दे दो। बोले ठीक है रात गुजार ले, सुबह मिलियो। अब रात कैसे कैसे गुजर सकती थी आप समझ सकते हैं। जो एक टी शर्ट में हो और समुद्र के किनारे ठंडी ठंडी हवा है और ठंड लग रही हो आपको, और आप तबीयत भी ख़राब हो, भरपेट खाना ना मिला हो, तो मतलब आदमी, एक चीज़ थी मेरी, इतना परेशानी के बाद भी ना मैंने अपना विजन बिल्कुल क्लियर रखा था कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, कुछ गलत नहीं करूँगा। और एक कोई शक्ति थी जो मेरी हेल्प कर रही थी, जो किसी न किसी से मुझे मिलवा रही थी। अब सुबह हुई, सुबह होने के बाद मैं वहाँ तो 10, 11, 12 तो कुछ नहीं था। 1-1:30 बजे करीब भैया आए, मैं भैया से मिला। भैया बोले एक काम कर, ये 5x7, ये 4-6 और ये 8-12 के फ़ोटो हैं, लोगों के पास जा के बीच के साथ फ़ोटो खिंचवाओगे, आपको पैसे मिलेगा। पूरी शिद्दत से मैंने काम किया भैया के लिए और फोटोज़ वगैरह के लिए कराए। पहले दिन में शाम तक की कमाई 150 रुपये। 7 दिन बाद मैंने भैया से कहा भैया कैमरा भी दो ना मुझे। तो मेरे काम की लगन देख उन्होंने मुझे कैमरा दिया। फोटोग्राफी कैसे करते हैं उन्होंने मुझे, अपर्चर, शटर स्पीड, सारी चीज़ें उन्होंने मुझे वहाँ बताई, किस तरीके से क्या सेट करते हैं, एफ वैल्यू क्या होती है, सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। और उसके बाद फिर मैं वहाँ फोटोग्राफी करने लगा। ऐसी 1 महीना गुजर गया, 2 महीने गुजर गए। 2 महीने बाद मुझे पता चला बुलंदशहर के एक डायरेक्टर हैं, वो बॉलीवुड मूवी बना रहे हैं। मैं मुंबई से भागा वापस, उनसे मिला। उनसे मिलने के बाद उन्होंने मुझसे कहा, जब मुंबई से वापस आया ना तो मेरे पास जब घर से गया था 75 रुपये थे, और जब मैं वापस मुंबई से आया तो 5000 रुपये थे मेरे पास। तो एक पॉजिटिविटी थी कि बेटा गया खाली हाथ था लेकिन आया भरी जेब है। तो इसका मतलब मेरी शिद्दत अभी बरकरार है, मैं मेहनत करूँगा तो आगे बढ़ सकता हूँ। उसके बाद मैं डायरेक्टर से मिला।
डायरेक्टर्स मिलने के बाद उन्होंने कहा कि तुम्हें रोल मिल जाएगा, तुम्हें 50,000 रुपये देने पड़ेंगे। मैं खुश हुआ, अरे यार 50,000 रुपये में शक्ति कपूर, किरण कुमार, अजहर मुराद, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ रोल करने का मौका मिल रहा है, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और मेरी फैमिली के लिए 50,000 रुपये से छोटी रकम देने में दिक्कत ही क्या है भाई। मैं घर आया, मम्मी को बताया, मम्मी मुझे एक्टर बनने का मौका मिल गया है और मेरी पहली फिल्म शक्ति कपूर के साथ आएगी और 50,000 रुपये चाहिए। मम्मी बोली पागल हो गया है, तुझे लगता है तेरे बाबू तुझे 5 रुपये भी देंगे। मैंने कहा नहीं मम्मी, मुझे चाहिए। मम्मी बोली चल ठीक है, मैं एक बार बात करके देखूंगी, लेकिन तू भागेगा नहीं घर से। मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, पापा से बात कर लो। पापा से बात की, पापा ने मम्मी को बहुत डांटा, तुम ही बिगाड़ रही हो इसे, सब ज़्यादा तुमने इसको परेशान। मेरी बहनों ने भी कहा कि पापा एक बार उसका सपना पूरा हो जाएगा, 50,000 रुपये छोटे रकम में दे दीजिए, लेकिन नहीं दिया। मैंने पापा से कहा तो पापा ने मुझसे एक बात बोली, मजदूरी की तुझे आदत पड़ गई है, अब तो तू बाहर का रास्ता देख लिया है, जा कमा खा और इकट्ठे करके देख 50,000 रुपये कितनी मुश्किल से जुड़ते हैं, जब जाके दियो। मैं निकल गया घर से। मैं एक दोस्त अभय वाशने, बुलंदशहर के रहने वाले दोस्त नहीं, बहुत बड़े हैं, उनसे मेरी मुलाकात मेरी भैया की शादी में हुई थी। वो मुझे मिल गए, वो मुझे उस वक्त के एक लोकल न्यूज़ चैनल न्यू न्यूज़ में ले गए। वहाँ मैंने चपरासी की नौकरी करी, 3500 रुपये महीने, और इसलिए की क्योंकि मैं 50,000 जोड़ना चाहता था। ये मेरी नासमझी थी कि मैं 3500 रुपये से 50,000 रुपये महीने कितने दिन में जोड़ पाऊंगा, लेकिन ये था कि कुछ तो काम मिलेगा, मैं करूंगा। अब मैं वहाँ पर झाड़ू पोछा कर, जिसके घर में नौकर चाकर काम करते हैं, वो जाके किसी चैनल में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके झाड़ू पोछा कर रहा है, मैं वो कर रहा था। अब एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट वहाँ आया। मैं एक दिन न्यूज़ चैनल के अधिकारी आए हुए थे, उदयन शर्मा सर, उनका बहुत बड़ा एहसान मेरी ज़िंदगी में उस वक्त था। मैं पानी पिला रहा था, एक शख्स का हाथ लगा और वो गिलास नीचे गिर के टूट गया। उन्होंने मुझे गाली दी और मैंने कहा सर आई एम सो सॉरी, आई विल क्लीन इट। उन्होंने फिर से ऐसा कुछ बोला, अरे ये तो अंग्रेजी में बोला है, पढ़ो लिखो दिखा है। मैंने कहा हाँ सर, मैं 12th पास किया है और अच्छे मार्क्स से किया है। और तो बोले चपरासी की नौकरी क्यों कर रहा है, कुछ और कर। मैंने कहा आप जो काम देंगे। फिर मैंने ये भी बोला उनसे, मैंने कहा 2 महीने में 50,000 रुपये कमाने मुझे। तो बोले जितना करेगा उतना मिलेगा, शाम को घर आ। नुमाइश मैदान के पास उनका घर था, वहाँ वो रहते थे। मुझे शाम को घर बुलाया और बोले मार्केटिंग कर। अब मार्केटिंग करने के लिए था कि भाई एडवर्टीजमेंट लेके आने चैनल के लिए, 15% कमीशन मिलेगा और सैलरी तेरी 12,000 हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है सर। साहब मैं 16 घंटे वहाँ काम करता था। मैंने खुद से प्रेजेंटेशन बनाया और पहला एडवर्टीजमेंट के लिए मैं जब अगले दिन निकला तो मुझसे किसी ने बात तक नहीं की। चैनल के लिए एडवर्टीजमेंट लेना बड़ा टास्क होता था, लेकिन उससे अगले दिन, फिर अगले दिन 7 दिन लगातार मार्केट में गया। 7वें दिन मुझे पंडित ज्वेलर्स का 1.5 लाख रुपए का मुझे ऐड मिला 3 महीने के लिए, और वहाँ के उस एडवर्टीजमेंट के बाद लगातार बढ़ के और मैंने 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा का बिजनेस चैनल को दिया और मुझे वहाँ से पैसे मिले। जब मैंने 3.5 लाख रुपए का बिजनेस दिया, 3.5 लाख रुपए का बिजनेस देने के बाद मुझे वहाँ पर मौका मिला एक IAS से टिक टैक करने का। GS प्रियदर्शी उस वक्त बुलंदशहर के DM हुआ करते थे, उनसे बात करने का मौका मिला। तो उन्होंने कहा कि इसको ID दो, ये लेके जाएगा। सर ये मार्केटिंग वाला क्या रिपोर्टिंग करेगा। मैंने कहा आई विल, मैं करूँगा। मैं गया, मैंने उनसे बात की, बहुत अच्छा रहा। अगले दिन मुझे फिर रिपोर्टिंग के लिए भी असाइन करने लगे। मार्केटिंग भी करा, रिपोर्टिंग भी करी। फिर वहाँ पर संजय यादव भैया आए। संजय यादव भैया ने क्रोमा लगाया और शूट करना शुरू किया। मैंने कहा भैया मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल। मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया वहाँ न्यूज़ में, गुनाह के नाम से। अब वो प्रोग्राम मेरा टेलीकास्ट हुआ। मैं वहाँ एक चपरासी से लेकर मैंने एक एंकर तक की जर्नी 65 दिन में तय की। उसके बाद फिर जो पैसे मुझे वहाँ से मैंने कमाए थे, वो सारे पैसे मैंने प्रोड्यूसर को दिए और उसके बाद मुझे रोल मिला और मैं मुंबई आया। लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि जो रोल मुझे बताया गया था वो रोल नहीं दिया गया और वक्त पर फिल्म रिलीज़ भी नहीं हुई। काफ़ी परेशानी हुई। उसके बाद कई सारे सीरियल्स किए, मैं वापस मुंबई चला गया। मुंबई में जब मैं था, मुझे कॉल आया कि गौरव एक शो में एंकरिंग करोगे। मैंने कहा मैंने कभी शोज़ में एंकरिंग तो की नहीं है, लेकिन हाँ मैं करूँगा। मैं वहाँ आया, मैंने एंकरिंग की। मुझे सरप्राइज़ मिला कि उस शो में मेरे पापा एज अ गेस्ट आए हुए हैं। आई वॉज वेरी इमोशनल दैट टाइम। मैंने पापा को बैठा देखा सामने और मैं मंच पर बहुत भावुक हो गया। 2 साल बाद पापा ने मुझे पहली बार गले लगाया और पापा खुद रोए और मैं भी। और पापा ने कहा कि ये जो भी है अपनी मेहनत से है। मुझे उस दिन लग गया कि मैंने अपनी मेहनत से पापा को ये प्रूव करके दिखा दिया कि आपका नालायक बेटा नहीं है, कुछ ना कुछ तो अच्छा कर सकता है। उसके बाद फिर सफ़र शुरू हुआ। मैंने एंकरिंग में काम करना शुरू कर दिया।
अब तक लगभग 500-600 शोज़ में कर चुका हूँ एज एन एक्टर, और मैंने तमाम कॉन्सर्ट्स किए, तमाम शोज़ किए। अब 2015 के लास्ट में पापा ने मुझसे कहा, बेटा तू सब अच्छा कर रहा है, मेरी एक गुजारिश है। मैंने कहा बताइए पापा। मैं करूँगा, बट मेरे फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए, कि मेरे देख तेरे सारे बड़े बहन भाई कुछ अच्छा करें, तू पढ़ाई शुरू कर दे अपनी। तो मैंने कहा ठीक है पापा। फिर मैंने ग्रेट नोएडा के कॉलेज से पत्रकारिता में BGMC पढ़ना शुरू कर दिया। अब जो देखिए ज़िंदगी में जो आगे बढ़ने का कीड़ा होता है ना, वो प्लास्टिक का होता है, ना गलता है ना सड़ता है। वो आपको पिन करता है कि बेटा आगे बढ़ना है, तुझे आगे बढ़ना है। अब मैं जब कॉलेज में गया तो फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी मुलाकात मेरे डीन डॉक्टर अनिल निगम सर से हुई। अनिल निगम सर ने देखा कि लड़का कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप है, तो मुझे जैसे दिखाते हैं, तो हमसे पहले वाले बैच में ही BGMC आया था। स्टूडियो मैंने देखा, स्टूडियो वेल मेंटेन नहीं था, लेकिन उसी स्टूडियो पर मैंने अपनी टेक्निक से एक वीडियो शूट की, वो MD सर तक पहुंची। MD सर ने कहा ये किसने किया है? कि सर अभी BGMC में नया लड़का है, उसने किया है, मिलवाओ। मैं मयंक सर से मिला। मयंक सर बोले बहुत टैलेंटेड हो बेटा तुम, तो आगे बढ़ो। बोले हम स्टूडियो में क्या बेहतर कर सकते हैं, मुझसे स्टूडियो को बहुत अच्छा बना सकते हैं। वो स्टूडियो बहुत अच्छा सर ने बनाया। अच्छा ये हुआ कि जब मैंने BGMC का फर्स्ट ईयर था मेरा, तभी फिल्म रिलीज हो रही थी इश्क का मंजन, वही फिल्म। अब उस फिल्म का पोस्टर, और उस पोस्टर पे जवेंद्र भाटी जी ने मेरा फोटो लगवाया। अब फोटो लगने के बाद जब वो मैं उसे कॉलेज लेके आया, तो चेयरमैन सर को पता चला कि भाई हमारे कॉलेज के एक लड़का बॉलीवुड में एंट्री कर रहा है और आया है। 2012, 13, 14 की मेहनत 2016, 17 में आ रही थी सामने। अब सर ने अचानक चेयरमैन सर आए, उन्होंने मुझे मिलने बुलाया, मुझे आशीर्वाद दिया, मेरा काम देखा, और उन्होंने कहा इस लड़के को अपने हाथ जॉब पर रख लो। और तभी मैंने वहाँ एक IIMT मीडिया यूट्यूब चैनल की स्थापना की। अब मैं वहाँ पढ़ता भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, दोनों काम मैं करता, और फिल्म मेकिंग के लिए भी पढ़ाता, न्यूज़ चैनल के लिए भी काम करता, और लगातार मैंने इवेंट शोज़ करता रहा। उसके बाद फिर मैंने मास्टर डिग्री की, MGMC किया। अब मेरी ज़िंदगी में टेलीविज़न एंकर बनने का जो सफ़र शुरू हुआ, वो 4 अप्रैल को मेरा लास्ट कॉन्सर्ट से शुरू हुआ। कहते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई खूबसूरत पल होता है, कोई ना कोई खूबसूरत ऐसी चीज़ होती है जो उसके लिए इंस्पिरेशन होती है। मेरी ज़िंदगी में भी 4 अप्रैल की शाम एक शो में मुलाकात हुई, एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे देखा और इंस्टाग्राम पर एक मेरी तारीफ़ के कसीदे भरे मैसेज किए। उसके बाद फिर उनसे मेरी बातचीत होनी शुरू हो गई। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम इतने टैलेंटेड हो, न्यूज़ चैनल में क्यों ट्राई नहीं करते हो? ये सब करके क्या तुम्हें इज्जत मिलेगी? ये सब करके क्या तुम आगे बढ़ पाओगे? तुम्हारा सपना टेलीविज़न पे आने का, क्योंकि मैं उनसे बहुत कुछ शेयर कर चुका था। ज़िंदगी में अगर मुझे किसी ने पूरी शिद्दत से सुना तो सिर्फ उन्होंने सुना, और उसके बाद जो उन्होंने मुझे बताया वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। मैं 4 अप्रैल के बाद लगातार लग गया और मैंने टेलीविज़न चैनल्स के लिए एफर्ट्स करने शुरू कर दिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में 4D फैक्टर का इस्तेमाल किया: डेडिकेशन, डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन और डिवोशन। अब इन 4 चीज़ों के इस्तेमाल करने का सही वक्त था। मैंने 4 अप्रैल के बाद अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करी, इंस्पिरेशन मिली मुझे, और मुझे ये चीज़ लगा कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरा ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो ऐसा ज़रूर होगा। और जैसा उन्होंने मुझे बताया मैं ऐसे करता रहा, और उसके बाद मैं एक बहुत कम समय में C10 न्यूज़ तक पहुंचा और वहां एंकर बना। और मैं जिस संस्थान में काम करता हूं वो संस्थान मेरे लिए सिर्फ संस्थान नहीं है, वो मेरे लिए मंदिर है, और पूरी शिद्दत से मैं वहां काम करता हूं। इसी की वजह से मैं वहां एंकर से एक सोशल मीडिया हेड तक के लेवल तक पहुंचा। अपनी ज़िंदगी की संघर्ष भरी कहानी के अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने कोई सपना देखा है तो उस सपने को साकार करने के लिए वो सब कीजिए जो आपको खुद को अच्छा लगता है, जो आप खुद कुछ बड़ा करना चाहते हैं। एक जाते जाते मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि कन्हैया जब तक गोपिकाओं के बीच रहे वो सिर्फ कन्हैया कहलाए। भगवान श्री कृष्ण बनने के लिए उन्होंने महाभारत का युद्ध कराया। अगर आपको भी कुछ बड़ा करना है तो जीवन में कुछ बड़ा सोचिए और बड़ा करिए, और अपनी सोच का विस्तार कीजिए। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, इतना पोटेंशियल है, इतना टैलेंट है, हार्ड वर्किंग भी हूँ, लेकिन अपने करियर में ग्रोथ ही नहीं देख पा रही। और बात करें टेक्निकल स्किल्स की तो उसमें तो मैं माहिर हूँ, मेरे को टेक्निकल स्किल्स पूरे आते हैं। लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगती है कि एक रीज़न जिसकी वजह से मैं अपने करियर में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ वो शायद इंग्लिश है, क्योंकि मैं इंग्लिश में थोड़ी ढीली हूँ।
ये जो मैं अभी अपने आप से बात कर रही थी, क्या आप भी अपने आप से ऐसी ही बात करते हैं? आपको पता है हम में से बहुत सारे लोग ये फेस करते हैं। टेक्निकल स्किल्स में अच्छे होते हैं लेकिन इंग्लिश अच्छी नहीं होती, जिसकी वजह से करियर में ग्रोथ नहीं देख। और रीज़न माहौल। ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश सीखना नहीं चाहते, हमें वो माहौल नहीं मिल पाता। पर अब हमें कोई नहीं रोक सकता हमारे करियर में आगे बढ़ने के लिए। जोश टॉक्स लेके आया है एक नया चैनल, जोश टॉक्स स्पोकन इंग्लिश। यहाँ पे हम हमारे ही जैसे लोगों की कहानी सुनेंगे जिन्होंने कभी इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस की थी, उसको हराया, उसको ओवरकम किया और अपने लाइफ में सक्सेसफुल हुए। और आपको पता है जोश टॉक्स का एक ऐप भी है, जोश स्किल्स ऐप, जिसमें भारत का सबसे सस्ता स्पोकन इंग्लिश कोर्स मिलता है। यहाँ पे आप डेली ग्रामर, वोकैबलरी, वीडियो लेक्चर्स, क्विज के साथ साथ अपने ही जैसे लाखों स्टूडेंट्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब लिटरली इंग्लिश सीखने का माहौल हमारी जेब में है। तो आज ही ठान लीजिए, आज ही प्रॉमिस कीजिए खुद को कि आप अपनी लाइफ को बदलेंगे जोश के साथ। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।